हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इस बार का जो एरो इंडिया है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड होने वाला है और अच्छे खासे पार्टिसिपेशन इस बार आपको देखने को मिलेंगे। इसी के अंतर्गत एयरबस द्वारा भी अपने 2 इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट शोकेस किए जाएंगे जो कि इंडियन एयरफोर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपटीशन में है। यहाँ पर जो पहला एयरक्राफ्ट है ये एयरबस का A330 MRTT है, वहीं पर दूसरा एयरक्राफ्ट एयरबस का A400M है। तो एयरबस का A330 MRTT इंडियन एयरफोर्स की रिफ्यूलर्स की रिक्वायरमेंट के लिए पिच किया जा रहा है, वहीं पर जो एयरबस का A400M है ये मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट के लिए पिच किया जा रहा है जो कि एयरफोर्स द्वारा सामने रखी गई है। तो ये दोनों ही ऐसी कैटेगरी हैं जिसके अंतर्गत हम इंडिजिनसली कोई भी प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं कर रहे हैं या फिर डेवलपमेंट के कोई प्लान है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें इंपोर्ट ही करनी है, लेकिन ये इंपोर्ट हमारा दशकों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। स्पेशली यहाँ पर जब हम एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की बात करते हैं तो ये एक काफ़ी सैड स्टोरी है। तो मल्टीपल टाइम्स इंडियन एयरफोर्स ने रिक्वायरमेंट सामने रखी है एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की, जिसके अंतर्गत एयरबस A330 MRTT मल्टीपल टाइम्स फ्रंट रनर निकलकर सामने आया था और ऑलमोस्ट डील साइन की कगार तक चीज़ें पहुंची हैं, पर अल्टीमेटली फंड्स को इशू बताते हुए ये चीज़ टाल दी गई। फिर एयरफोर्स द्वारा कोशिश करी गई कि लीज पर हम कुछ ये प्लेटफॉर्म ले लें, लेकिन वो भी कामयाब नहीं रही। तो ये बात हमको बता दें कि पहली बार एयरबस का A330 MRTT IL-78 के अगेंस्ट में कंपटीशन में था 2006 में। तो 6 रिफ्यूलर्स की रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स ने सामने रखी थी और उसमें भी इंडिया ने एयरबस का A330 चूज किया था। फिर 2010 में गवर्नमेंट ने ये सब कैंसिल कर दिया क्योंकि हाई कॉस्ट यहाँ पर रीजन बताया जा रहा था। तो एयरफोर्स इस फैसले के अगेंस्ट थी, पर फिर भी उस समय की गवर्नमेंट द्वारा ये चीज़ करी गई। फिर उसके बाद 2012 में रीबिडिंग हुई और उसमें भी एयरबस को ही प्रेफर्ड वेंडर माना गया। फिर 2013 में इंडिया ने फिर से एयरबस का A330 चूज किया। फिर 2016 में ये न्यूज़ आई कि इंडिया ने अगेन पूरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, जो कि $2 बिलियन का था 6 ऐसे एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने का। तीसरी बार फिर इंडियन एयरफोर्स ने 2018 में रीलॉन्च किया एयर रिफ्यूलिंग प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत RFI को रिलीज किया गया और इस बार बोइंग ने भी इस RFI को रिस्पॉन्ड किया और एयरबस के साथ ये कंपटीशन में आए। 2017 में फिर एक नई अनाउंसमेंट आई कि अब इंडियन एयरफोर्स को ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि एवैक्स का रोल भी रिफ्यूलिंग के साथ परफॉर्म कर सके, पर फिर से यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। तो ये जो सर्कस है ये चलता रहा और इंडियन एयरफोर्स के पास आज मात्र 6 IL-78 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं पर रिक्वायरमेंट 6 एडिशनल ऐसे रिफ्यूलर प्लेटफॉर्म की आज भी एग्जिस्ट करती है। जब हमारी फाइटर फ्लीट इतनी बड़ी है और इनके नंबर्स बढ़ ही रहे हैं और सारे के सारे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि एयरबस के A330 MRTT की जो टेस्टिंग है ये हमारे द्वारा प्रॉपरली करी गई है और ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा भी करते हैं। ये प्लेटफॉर्म वाइडली यूज है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज़ इन्हें ऑपरेट करती हैं। तो ये जो डम डिसीजन हमारे द्वारा पास्ट में लिए गए फंड्स को इश्यू बताते हुए ये तब और ज़्यादा डम साउंड करते हैं जब हम ये सुनते हैं कि करीबन 13,000 करोड़ हम स्पेंड ही नहीं कर पाए, इसलिए कैपिटल आउटले में हमें ये कम करना पड़ा। तो एक जगह हम अपने फंड्स पूरी तरीके से स्पेंड नहीं कर पाते हैं, दूसरी जगह हमारी रिक्वायरमेंट भी दशकों से पेंडिंग पड़ी रह जाती है। तो जब यहाँ पर इंडिजिनस ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, आपको इम्पोर्ट ही करना है, तो इसमें समय बर्बाद करने का क्या मतलब है। एयरबस A330 MRTT की खास बात यह है कि ये एयर टू एयर रिफ्यूलर का तो काम कर ही सकता है, साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट का भी काम कर सकता है और अच्छा खासा पेलोड कैरी करने में सक्षम है। साथ ही साथ इसकी टेस्टिंग लेह लद्दाख में भी हुई है, तो ये वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म की हमारी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है और ये मल्टी रोल प्लेटफॉर्म वो रोल भी प्ले कर सकते हैं, तो इसलिए ये इनके कॉम्पिटिशन पर इसे एज देता है। ऑल्दो ये कॉस्टली प्लेटफॉर्म है, पर ये उस हिसाब की परफॉर्मेंस भी देते हैं। बाकी जो दूसरा प्लेटफॉर्म एयरबस का आएगा ये एयरबस का A400M है, जो कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है और हमारे MTA प्रोग्राम में कम्पीट कर रहा है। कैपेबिलिटी वाइज उस कंपटीशन में जितने दूसरे प्लेटफॉर्म है उनके कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन कॉस्ट वाइज भी ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी इस प्लेटफॉर्म के साथ आपको अच्छी खासी मिल जाती है। वैसे भी इंडियन आर्म फोर्सेस की जितनी एयर लिफ्टिंग रिक्वायरमेंट है जो कि एक्चुअली बढ़ रही है, उसके हिसाब से ये प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि ये 37 टन का पेलोड कैरी कर सकता है, जो कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। इवन कुछ कंपटीशन से ये 50% ज़्यादा लोड है। खैर फिर भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जितनी बड़ी रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स ने सामने रखी है
उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। खैर अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा क्योंकि एयरबस को रिसेंटली सक्सेस मिली है C295 एयरक्राफ्ट के साथ, तो जिस टर्म्स में हम इनकी सर्विस के साथ हैं उस हिसाब से इनको एक एज ज़रूर मिलता है। होपफुली इन दोनों रिक्वायरमेंट को लेकर हम जल्द से जल्द फैसला करें ताकि जो दशकों से पेंडिंग रिक्वायरमेंट पड़ी हुई है वो जल्द से जल्द पूरी हो पाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।